नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 के लिए 4th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बल गतिकी, और पिछली क्लास में हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया देख ली थी। आज हम बात करते हैं यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अंतराल सूत्र। हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया में क्या क्या देख लिया? एक तो हमने यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड हमारा फॉर्मूला होता है वो निकाल लिया। उसके बाद में हमने अर्ध आयु भी निकाल ली। कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए थे, जैसे कि हम एथीन पे यदि हाइड्रोजन का योग कराते हैं, ठीक है, या फिर रेडियो एक्टिव वाला जो उदाहरण था दूसरा वाला, वो दोनों क्या हैं? वो दोनों के दोनों प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण हैं, ठीक है। अर्ध आयु काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का तीसरा जो फॉर्मूला है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है, और आता है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा, यानी कि मान के चलो 3 से 4 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, और नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि 1-2 नंबर का इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा, सीधा न्यूमेरिकल बनेगा। अच्छा जी, अब बात करेंगे किसके? अंतराल सूत्र के बारे में देखते हैं। अंतराल सूत्र क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा समझो। अंतराल मतलब क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर अंतराल का मतलब होता है इंटरवल, यानी कि कोई दो समय है, T1 समय है और T2 समय है। यदि मैं उन दोनों समय को यहाँ पे माइनस कर देता हूं, दोनों का यदि मैं घटाव कर देता हूं, दोनों को यदि मैं यहाँ पे घटा देता हूं, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? वो वहां पे उनका अंतराल निकल करके आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं 5 सेकेंड, मैं आपको बोलता हूं 3 सेकेंड। अब आपको मैं यदि बोलूं कि इनका अंतराल क्या आएगा, तो आप सीधा सीधा बोल देंगे, दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर 5 में से 3 को घटा दो, 2 आ गया, ठीक है, 2 सेकेंड इसका अंतराल यहां पे आ गया। तो मान लीजिए रिएक्शन की यदि हम बात करेंगे तो सांद्रताएं उसी प्रकार से चलेंगी। अभिकारक के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है, रिएक्टेंट जिसे बोला जाता है। प्रारंभिक सांद्रता की हम बात करेंगे। प्रारंभिक सांद्रता क्या है? यहां पे R0। अब जो ये छोटी छोटी चीजें हैं उनको आप साइड में लिखते रहिएगा, ताकि आपको ये बाद में थोड़ा सा ध्यान रहे, ठीक है। थ्योरी नहीं पढ़ेंगे फिर भी ये चीजें आपको दिमाग में इस तरह से यहाँ पे पिक्चराइज हो जाएंगी, इस तरह से सेट हो जाएंगी कि आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन करने में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। बढ़ता हूं यहां पे सबसे छोटी चीज को लेकर के, प्रारंभिक सांद्रता। सर प्रारंभिक सांद्रता की हम बात कर रहे हैं, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता की हम बात कर रहे हैं, तो उसको हम कितना मान लेते हैं? R0 उसको हमने मान लिया। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। कभी कभी अभिक्रियाओं में अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता का मान ज्ञात करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, अतः वेग स्थिरांक, अब चीजों को देखते रहो। वेग स्थिरांक स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या होता है? पहली दूसरी क्लास में ही आपको बता दिया होगा मैंने, K, ठीक है, जो यहां पे जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो फिर एक कांस्टेंट आता है, वही उसी वेग स्थिरांक की बात करते हैं। K का मान ज्ञात करने के लिए, यानी कि कभी कभी अभिक्रियाओं में अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता का मान ज्ञात करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, और वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करने के लिए, किसका मान ज्ञात करने के लिए? वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करने के लिए अंतराल सूत्र प्रयोग में लाया जाता है। यहां से बात ये समझ में आ गई कि सर अंतराल सूत्र का महत्व क्या है। यदि हम बात करेंगे प्रारंभिक सांद्रता की, तो उसको तो निकालना मुश्किल है, तो यहां पे यदि हम वेग स्थिरांक को निकालें तो ऐसी कौन सी टेक्निक होनी चाहिए, ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई कायदा, ऐसा कोई कानून होना चाहिए जिससे हम क्या कर सकें, जिससे हम वेग स्थिरांक का मान निकाल सकें। तो वहां पे जो अंतराल सूत्र है वो क्या साबित होगा? संजीवनी बूटी साबित होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है अंतराल सूत्र क्यों यूज आ रहा है। वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करने के लिए अंतराल सूत्र का प्रयोग किया जाता है। चलो जी, अब यहां पे डेरिवेशन यहां से स्टार्ट है, ठीक है जी। अभी तक तो हमने देखा है कि अंतराल सूत्र की उपयोगिता क्या है, यानी अंतराल सूत्र प्रयोग में कहां पे आ रहा है। अब बात करते हैं, यहां पे T1 समय ले रहा हूं, ठीक है। T1 समय पर अभिकारकों की सांद्रता को मैं क्या मान के चल रहा हूं? R1 मान के चल रहा हूं। इस चीज को सर लिख लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, T1 समय है, उस पे मैंने अभिकारकों की सांद्रता क्या ले ली, तो आप बोलेंगे सर ये लो R1 ले लो, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। अच्छा, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, ये सांद्रता का यहां पे चिन्ह होता है, ठीक है। अच्छा जी, सर T2 समय की हम बात करेंगे। T2 समय के लिए आप क्या ले सकते हैं? T2 समय के लिए आप क्या ले लो भाई, यहां पे R2 इसको ले लो। R2 आपने यहां पे इसको ले लिया। अच्छा बालकों,
अब मुझे एक बात बताओ, समीकरण नंबर 5 का जिक्र मैंने पिछली क्लासेस में भी किया था, आज भी उसी समीकरण का मैं जिक्र करूंगा, तो आपके दिमाग में फटाफट से आनी चाहिए कहानी क्या कि सर समीकरण नंबर 5 हमने देखी थी, t बराबर क्या होता है 2.303 बटे के लॉग ऑफ बेस कितना e या 10, तो आप बोलेंगे 10, जब तो यहाँ पे 2.303 आया, ठीक है। लॉग ऑफ 10 r नॉट अपॉन r1, r नॉट अपॉन r, ठीक है। अब सांद्रता है इसलिए मैंने क्या कर दिया, इनको यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दिया। क्या इतनी कहानी सबको समझ में आती है क्या? ठीक है जी। तो आपके सामने बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही क्यूट सा यहाँ पे क्या आ गया, एक फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले को अपने को क्या करना है सर, वही जो पहले किया था इसको यूज़ करना है सिर्फ। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि सर जहाँ पे आपको t दिखाई दे रहा है वहाँ पे t1 रख दीजिए, जहाँ पे आपको r दिखाई दे रहा है वहाँ पे r1 रख दीजिए, और कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते जाइए। चलिए बात करते हैं, t1 यदि मैंने यहाँ पे रखा तो ये कितना हो गया, t1 हुआ 2.303। अच्छा नीचे कितना आया, k आ गया। अच्छा जी, लॉग ऑफ 10 लिखा है यहाँ पे, बेस ऑफ 10, और ऊपर कितना लिखेंगे, r नॉट लिखेंगे। अच्छा जी सर यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस वाली जगह पे चेंज करना है भाई, कितना आएगा, r1 आएगा, ठीक है। अच्छा सर यहाँ पे इसके लिए तो बात कर ली, यानी कि एक कहानी तो हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब बढ़ते हैं अगली कहानी पे, जहाँ पे ये बोल रहा है कि t की जगह t2 रख लो, ठीक है, और जहाँ पे r है वहाँ पे आप r2 रख लो, कोई दिक्कत नहीं, उस बात को भी मान लेंगे। और यहाँ पे हमने ये वाली बात यहाँ पे इस जगह पे मान ली। क्या इतनी कहानी सबको क्लियर है? ठीक है, 2.303 बटे के लॉग ऑफ 10 r नॉट अपॉन r2, r नॉट अपॉन r2 मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। चलो जी, अच्छा बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया कि सर यहाँ पे आपने ब्रैकेट क्यों लगा दिया। ब्रैकेट भी लगा सकते हो और वो भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यदि आप यहाँ पे इस वाली जगह पे यदि करते हो, ठीक है, इस जगह तो आप ब्रैकेट लगा के चलते हो। यदि आप इस वाली जगह पे देखते हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एक काम करो, यहाँ पे मोड़ ही लगा दो, मोड़ तो नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है, आसपास यहाँ पे ऐसा कर दो, ऐसा वाला कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बात तो एक ही है। चलो जी बढ़ते हैं आगे। अब ये वाला इस वाली जगह पे हो गया। अब ये वाली जो इक्वेशन थी ना, उसको मैं दे देता हूँ 1 नंबर, मैंने यहाँ पे उसको नाम दे दिया, यानी कि समीकरण नंबर 1 ये थी हमारी, और समीकरण नंबर 2 कौन सी है, ये वाली है। अब इन दोनों को मैं क्या करूँगा, इन दोनों को माइनस कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि समय अंतराल यदि मुझे निकालना है, t1 का मान मुझे पता है, t2 का मान मुझे पता है, t1 मुझे पता है, t2 मुझे पता है, तो मैं एक काम कर देता हूँ ना, t2 में से t1 घटा देता हूँ, तो यहाँ पे समय का जो अंतर रहेगा वो आ जाएगा। अब t1 में से मैंने क्या किया, t2 घटा दिया। अच्छा एक बात मुझे ध्यान से देख करके बताना, t1 कितना लिखा हुआ था, लिख लो फिर से, 2.303 बटे कितना था, k लॉग ऑफ बेस 10, और यहाँ पे कितना था भाई, r नॉट तो वैसा का वैसा, और यहाँ पे शायद r1 था, है ना, यही कहानी थी वहाँ पे। अच्छा अब आप देखो यहाँ पे कि सर ये दोनों सेम है, ठीक है, यानी कि 2.303 बटे के तो यहाँ पे कॉमन है, इसको आप कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ये उभयनिष्ठ बाहर आ गया। अब ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा कि सर 2 में से 1 को माइनस कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये वाली चीज पहले आएगी और ये वाली चीज बाद में आएगी, यानी कि R2 वाला जो है, R2 वाली जो चीज है, ये वाला जो कहानी है, ये पहले आएगी और ये वाली बाद में आएगी। अच्छा सर समझ में आ गई बात। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज और देखो, लॉग की प्रॉपर्टी वापस से यहाँ आ रही होगी, लॉग की प्रॉपर्टी वापस से आपको ध्यान आ रही होगी। चलो जी, अब इस लॉग की प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे देखते हैं ना, क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ 10 r नॉट अपॉन r2, ठीक है। अच्छा माइनस लॉग ऑफ 10 r नॉट अपॉन r1। आपको एक बात मैंने बताई थी, यदि ये यहाँ पे इस तरह से लिखा रहता है तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। अब ये यदि ऐसे लिखा हो तो इसको ऐसे कर दो, यदि ये ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, यानी कि दोनों तरीके से पॉसिबल है या नहीं है, दोनों तरीके से ये पॉसिबल बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जब इसका मान ये है तो इसका मान ये भी होगा ही सही। तो अब आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि सर लॉग ऑफ बेस 10 तो सेम है, ठीक है। ये वाला जो चीज़ है ना, इसको इस तरह से कर लो कि इसको किस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे, लॉग ऑफ 10, पहले ये वाली चीज़ आएगी ऊपर, r नॉट अपॉन r2, r नॉट अपॉन r1। क्या इतनी कहानी आपकी क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, अब सर इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो देखो r नॉट अपॉन r2 वैसा का वैसा, ठीक है। हमें तो r नॉट को यहाँ पे काटना है, तो r नॉट तो नीचे लेके आ जाओ, ठीक है।
आर नोट कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया, और R1 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। आर नोट से आर नोट खत्म, कितना हुआ R1/R2, यानी कि log of 10 R1/R2। ये हमारी कहानी यहाँ पे क्लियर है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दर्द यहाँ पे नहीं होना चाहिए। चलो जी, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि सर ये जो मान आया है ना, ये तो किसका आया है, यहाँ पे T2 - T1 का आया है। लेकिन यदि हम यहाँ पे स्टार्टिंग में चलते हैं तो मैंने क्या बोला था कि वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करने के लिए अंतराल सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, T2 - T1 था, उसको आप नीचे ले जाओ इस वाली जगह पे, और K है उसको ऊपर लेके आ जाओ। ये लो भाई, तो ये यहाँ पे किसका मान निकल करके आ गया, वेग स्थिरांक का मान निकल करके आ गया। बात क्लियर है? ठीक है, फिर से समझिएगा, एक बार रिपीट मार देता हूं। यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए अंतराल सूत्र की गणना हम कर रहे हैं। अंतराल सूत्र की गणना का उपयोग क्या है, अंतराल सूत्र क्यों यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, क्योंकि वेग स्थिरांक निकालना हमारे लिए थोड़ा सा इजी है। क्यों? क्योंकि सर प्रारंभिक सांद्रता निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो वेग स्थिरांक हम यहाँ पे निकालेंगे। वेग स्थिरांक निकालने के लिए मैंने क्या किया, पहले तो मुझे इंटीग्रेटेड फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, चलो जी, इंटीग्रेटेड फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है। आंखें बंद करो, फटाफट से मेरे साथ में बोलेंगे, T बराबर 2.303/K log ऑफ बेस 10 R0/R। अरे वाह, आ गया तुम्हें तो यार। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, T1 रखूंगा, R1 रखूंगा, T2 रखूंगा, R2 रखूंगा, और इस प्रकार से दो में से एक समीकरण जो रहेगी उसको माइनस कर देंगे, और यहाँ पे T2 - T1 ऊपर ले लेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी काफी अच्छे तरीके से मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, पिछली क्लास में बताई थी, आज भी बता दिए। तो 2-3 चीजें काम आ रही है, लॉग की प्रॉपर्टी भी काम आ रही है, मैथमेटिक्स थोड़ी सी आनी चाहिए। चलो जी, तो ये हो गया अंतराल सूत्र। अगली क्लास में बात करेंगे गैसीय अभिक्रियाओं के बारे में। ठीक है जी, प्रथम कोटि की गैसीय अभिक्रियाएं क्या होती है। तो बने रहिएगा, धन्यवाद।